राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। दोहरा लेखा प्रणाली के आशय, उसकी विशेषताओं, उसके गुण और दोषों को पढ़ने के बाद दोहरा लेखा प्रणाली की क्रियाविधि को जानने के बाद लेखांकन की प्रणालियों को पढ़ने की इस सीरीज में आज हम लेखांकन की कुछ अन्य प्रणालियों पर भी आपसे चर्चा करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम आपसे हम इकहरा लेखा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इकहरा लेखा प्रणाली, इसे इंग्लिश में सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली को एक अपूर्ण या अवैज्ञानिक प्रणाली भी कहा जाता है। सामान्यतया यह प्रणाली एक सीमित व्यवसाय के लिए प्रयोग की जाती है, या हम कहें कि व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो यदि बहुत सीमित है तब इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, या फिर जो उसके व्यवहार हैं उनका कार्यक्षेत्र, व्यवहारिक क्रियाओं का जो कार्यक्षेत्र है वो सीमित होता है, तो वहाँ पे इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि इस प्रणाली में कुछ दोष हैं, जिनके कारण इस प्रणाली को वर्तमान समय में जो लेखापालक हैं, अकाउंटेंट हैं, वे इस प्रणाली को नहीं अपनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पहले तक इस प्रणाली का प्रयोग गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता था। सरकारी कार्यालयों में, लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में इसी प्रणाली पे हिसाब किताब रखा जाता था। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली की गुणवत्ता को देखते हुए उस प्रणाली को लेखांकन के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना गया, इसलिए उस प्रणाली का प्रयोग बृहद स्तर पर किया जाने लगा। और वर्तमान समय में चाहे वो सरकारी संस्थान हो, या वे अर्ध सरकारी संस्थान हो, या वे प्राइवेट संस्थान हो, निजी संस्थान हो, उन सब में दोहरा लेखा प्रणाली को महत्व दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे इकहरा लेखा प्रणाली को भी जानना है। तो इकहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण से किए जाने वाले सभी व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता। जो भी लेखे किए जाते हैं वे खातों के दृष्टिकोण पर, खातों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। और प्रकृति में कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक बार लेखा होता है, मीन्स एक पक्ष में लेखा होता है। कुछ खाते ऐसे होते हैं, या कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण के खाते ऐसे होते हैं जिनका लेखा दो बार होता है, मीन्स उसमें दोहरा लेखा प्रणाली की क्रिया को भी स्थान दिया जाता है। परंतु कुछ खाते ऐसे भी होते हैं जिनका लेखा ही नहीं किया जाता, मीन्स कुछ व्यवहारों का एक बार लेखा किया जाना, कुछ व्यवहारों का दो बार लेखा किया जाना, तथा कुछ व्यवहारों का लेखा ही न किया जाना। ये जो स्थिति है यह बताती है कि इकहरा लेखा प्रणाली में किसी भी प्रॉपर सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और यदि किसी सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति के कारण ही इस प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में अगर हम चर्चा करें तो कुछ वास्तविक खाते हैं। वास्तविक खातों में जैसे स्टॉक हो गया या संपत्तियों के खाते हो गया, इनसे संबंधित जो भी व्यवहार होते हैं उनका व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में केवल एक बार प्रविष्टि की जाती है, मीन्स एक जगह प्रविष्ट की जाती है। वस्तु है तो उस वस्तु के खाते में उसकी प्रविष्टि कर दी जाती है, या स्टॉक है तो स्टॉक में प्रविष्टि कर दी जाती है। यह नहीं दर्शाया जाता कि यह किस तरह से इस स्टॉक को प्राप्त किया गया है, मीन्स स्टॉक आया
इसे तो हम दिखा लेते हैं, बट स्टॉक हमें किस कारण से आया इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं। यह संपत्ति आई, ये दिखाते हैं हम कि हमारे पास ये संपत्ति आई, इसने इतने कीमत की संपत्ति आई, बट ये संपत्ति हमें किस पक्ष से प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है, इसे दर्शाना यहाँ पे उचित समझा नहीं जाता है। दूसरा, कुछ व्यक्तिगत खाते होते हैं, जैसे किसी संस्था का खाता होता है या किसी व्यक्ति का खाता होता है, तो ऐसे खातों पे दोहरा लेखा प्रणाली के नियम अपनाए जाते हैं। मीन्स ऐसे खातों में दोनों पक्षों का हिसाब किताब रखा जाता है, दो जगह लेखा किया जाता है। तीसरा, कुछ लाभ हानि से संबंधित व्यवहार होते हैं, जिन व्यवहारों से सीधा लाभ और हानि का प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनसे लाभ की मात्रा बढ़ जाती है और कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनसे लाभ की मात्रा कम हो जाती है, मतलब हानि हो जाती है। तो ऐसे व्यवहार जिनसे लाभ और हानि पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ऐसे व्यवहारों का कोई लेखा ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि कुछ व्यवहारों का एक बार लेखा किया जाता है, कुछ व्यवहारों का दो बार लेखा किया जाता है, दो जगह लेखा किया जाता है, तथा कुछ व्यवहारों का लेखा ही नहीं किया जाता है, जिसके कारण यह प्रणाली एक अपूर्ण और अवैज्ञानिक प्रणाली हो गई। और इसके इसी दोष के कारण इस प्रणाली को बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत सारी जगहों पर वरीयता नहीं मिली। कुछ जगहों पर इस प्रणाली को अपनाया गया और जिन जगहों पर इस प्रणाली को अपनाया गया उसके पीछे कुछ न कुछ सिम्टम काम करते हैं, जैसे कार्य क्षेत्र का सीमित होना, व्यावसायिक क्रियाओं का सीमित होना, छोटा व्यापार होना, इस तरह से। तो इसमें हम इसकी कुछ विशेषताओं को भी रख सकते हैं, जिन विशेषताओं के कारण इस प्रणाली को प्रयोग किया गया या प्रयोग नहीं किया गया। उन विशेषताओं में पहली विशेषता इसकी है कि यह एक अपूर्ण एवं वैज्ञानिक विधि नहीं है। मीन्स यह एक अपूर्ण विधि है एवं वैज्ञानिक विधि नहीं है। यह अपूर्ण है, यह अपूर्ण विधि है एवं वैज्ञानिक विधि नहीं है। मीन्स यहाँ पे समझ लें, अपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें हर खाते का दो बार लेखा नहीं किया जा रहा, कुछ का किया जा रहा है, कुछ का नहीं किया जा रहा, इसलिए यह अपूर्ण है। और चूंकि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अप्लाई नहीं होते, इसमें क्रमबद्धता नहीं पाई जा रही है, खाते सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखे जाते हैं और जो क्रिया विधि हैं वे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नहीं है, जिसके कारण इसे वैज्ञानिक विधि भी नहीं माना जाता है। इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त। अगर इकारा लेखा प्रणाली को अपनाया जाना है तो वहां पर छोटा व्यापारी होना चाहिए, व्यापार का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि छोटा होने का मतलब क्या है कि व्यापारिक क्षेत्र इतने छोटे हों कि उनमें मैक्सिमम व्यवहारों को याद रखा जा सके। जैसे यहाँ पे कुछ व्यवहारों का कोई लेखा नहीं किया जाता है और कुछ का सिर्फ एक बार लेखा किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, यादाश्त रखने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो अगर व्यवसाय का क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो व्यवसाय के क्षेत्र बड़े होने पर बातों को याद रखना संभव नहीं हो पाता है, बातों को याद रखना असंभव सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में छोटा व्यवसाय ही इकारा लेखा प्रणाली के लिए उपयुक्त होता है, या ये कहें कि इकारा लेखा प्रणाली छोटे व्यवहार के लिए या छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त होती है। तीसरी बात है कार्यक्षेत्र का सीमित होना। यदि कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो उस कार्यक्षेत्र में उन लोगों से जिनसे हम व्यवहार कर रहे हैं, जिनसे हम लेन देन कर रहे हैं, उनसे जो व्यापारी की मुलाकात होगी वो काफी लंबे समय के बाद होगी। मीन्स जो मेल मिलाप का दायरा है या जो बातचीत का दायरा है, व्यवहार का दायरा है, वो कभी कभी हो पाएगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाएगा। तो अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाएगा तो भूल चूक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण यह प्रणाली पूरी तरह से फेल हो जाएगी। तो इस प्रणाली के बने रहने का या इस प्रणाली के कार्य करने के पीछे कारण क्या काम करेगा कि कार्यक्षेत्र सीमित हो। कार्यक्षेत्र सीमित होने का मतलब क्या है, उस एक दायरे के जो भी व्यापारी हों, जो भी लेन देन करने वाले ग्राहक हों, उनसे सीधा संपर्क हो और उनसे बार बार मुलाकात हो, तो जिससे क्या है कि
वे बातें याद रहें जो हम उनके साथ व्यवहार कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग ना होना। हमने आपके लेखांकन के कई सिद्धांत बताए हैं, तो उन सिद्धांतों में से यहाँ पे किसी सिद्धांत का पालन नहीं होता है, जिसके कारण यह प्रणाली पूरी तरह से अपूर्ण और अव्यवहारिक मानी जाती है। तो 11 लेखा प्रणाली में इतनी ही जानकारी आपके लिए उपयुक्त थी, और यदि इसमें और कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।